Hello everyone, my name is Akash Singh and I am an assistant professor in CSE AI and ML department at KITE, and today we are going to discuss the topic acid properties in DBMS. So before we understand acid properties, let us first understand what is a transaction. ट्रांजैक्शन को हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने दोस्त के अकाउंट में 50 रुपये भेज रहा हूँ, डेट इज़ अ ट्रांजेक्शन. सपोज मैं मार्केट में गया, मैंने कुछ सामान लिया और उस टाइम पे मैंने क्या पेमेंट करी, डेट इज़ अ ट्रांजेक्शन. तो बेसिक टर्म्स में ट्रांजेक्शन पता है, लेकिन व्हाट डज अ ट्रांजेक्शन मीन इन डीबीएमएस टर्म्स, मतलब डेटाबेस की टर्म्स में ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं अभी. ठीक है. अब डेटाबेस के टर्म्स में ट्रांजेक्शन क्या होता है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल करिए कि मैं अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में अपने फ्रेंड के अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. ठीक है. तो डेटाबेस टर्म्स में क्या होगा, इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होंगी. पहली स्टेप क्या इन्वॉल्व होगी कि 50 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट होंगे, ठीक है, और 50 रुपये मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ऐड होंगे. इन दोनों ही चीज़ों में क्या हो रहा है, राइट ऑपरेशन लग रहे हैं. अब रीड एंड राइट ऑपरेशन जो होते हैं उसका हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि पूरी यूनिट इसमें डिवोट होती है डीबीएमएस में. तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल एक पूरी यूनिट होती है, वहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लिए, राइट ऑपरेशन मतलब कि डेटाबेस में हम कुछ राइट कर रहे हैं, ठीक है, और रीड ऑपरेशन मतलब हम डेटाबेस में कुछ रीड कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटाबेस है उसको हम रीड कर रहे हैं. राइट ऑपरेशन में क्या होगा, परमानेंट चेंजेस आएंगे. ठीक है. रीड ऑपरेशन में चेंजेस नहीं आएगा, सर जो पहले से डेटाबेस था हमारा वही का वही रहेगा. इतना हमें क्लियर है चीज़. अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं, वो है लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रांजेक्शन. ठीक है. अब लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, आप ज़रा ये डायग्राम देखिए. क्या रहता है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन होता है उसकी एक पूरी लाइफ साइकिल रहती है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक. अब स्टार्ट से लेके एंड तक जब एक ट्रांजेक्शन चलता है तो उसमें कुछ मल्टीपल स्टेट्स होती हैं. उन स्टेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो अब ये ज़रा ये डायग्राम आप देखेंगे, इसमें कुछ इन्वॉल्व स्टेट्स दिख रही होंगी आपको, एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट. एक एक करके हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बाद में इसको देख भी लेंगे. ठीक है. अब सपोज करिए मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, ₹50 का मुझे क्या है अपने फ्रेंड के अकाउंट में $50 भेजने हैं. मैंने अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया. अब जैसे ही मेरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, एक्टिव स्टेट में. ठीक. अब इस एक्टिव स्टेट में जब ट्रांजेक्शन हो, इसका मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन मेरा चल रहा है. ठीक है. जो जब ट्रांजेक्शन चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या होगा, कुछ रीड एंड राइट ऑपरेशन चलेंगे. ठीक है. अब रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड होगा. ठीक है. 50 रुपये मेरे फ्रेंड्स 50 रुपये मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ऐड होगा और 50 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा. ठीक है. तो ये रीड एंड राइट ऑपरेशन ये हो रहे हैं. अब इस राइट ऑपरेशन में एक चीज़ इन्वॉल्व है. अब देखिए, जो ये रीड एंड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मेरी रैम में हो रहे हैं. ठीक है. और रैम क्या है हम जानते हैं, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है. ठीक है. तो जैसे ही अगर मैं अपना सिस्टम शट डाउन करूँगा तो जो हमारा डेटा है वो अनसेव रहेगा, यानी सेव नहीं रहेगा. जो हमारे डिस्क में अगर मैं सेव करता हूँ, ठीक है, जिसको हम रोम बोलते हैं, वहाँ पर मेरा क्या है, जो भी डेटा है वो सेव रहेगा. इतना समझ में आया. तो एक्टिव स्टेट में जो भी ऑपरेशन होंगे वो कहाँ चलेंगे, रैम में चलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ, रीड एंड राइट ऑपरेशन हुआ. उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन जाएगा पार्शियली कमिटेड स्टेट में. अब पार्शियली कमिटेड स्टेट का क्या मतलब है, पार्शियली कमिटेड स्टेट का मतलब है कि आपकी जो स्टेप्स थी वो हो चुकी हैं पूरी. ठीक है. जो आपने स्टेप्स ली थी वो स्टेप्स हमारी पूरी हो चुकी हैं कि ना 50 रुपये डिडक्ट करना था मेरे अकाउंट से और 50 रुपये ऐड करना था मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट में, वो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं. लेकिन क्या है, अभी ये डेटा हमारा डिस्क में सेव नहीं हुआ है. डिस्क मतलब परमानेंट मेमोरी में भी हमारा डेटा ये सेव नहीं हुआ है. जब तक ये सेव नहीं होगा तब तक हमारा ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होगा. ठीक है. तो जैसे ही हमारा रीड एंड राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पार्शियल कमिटेड स्टेट में चला जाएगा. ठीक. अब जैसे ही पार्शियल कमिटेड स्टेट में गया तो क्या होगा, अब ये परमानेंट स्टोरेज की तरफ जाएगा. ठीक है. परमानेंट स्टोरेज की तरफ मतलब क्या है कि हमारी जो परमानेंट मेमोरी है
वहाँ पे ये स्टोर होना चालू हो जाएगा। परमानेंट मेमोरी क्या स्टोर होगा कि भाई 50 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं और 50 रुपये मेरे अकाउंट मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ऐड हो गए हैं। तो दोनों चीज़ें ये हो गई हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? जैसे ही ये कमिटेड स्टेट में मेरा ट्रांजैक्शन जाएगा, उस कमिटेड स्टेट के बाद ये ट्रांजैक्शन मेरा जाएगा टर्मिनेटेड स्टेट में। मतलब क्या है कि आपका ट्रांजैक्शन पूरा सक्सेसफुली हो चुका है, इसके बाद हम ये ट्रांजैक्शन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होंगे आपके या आपके फ्रेंड के अकाउंट में जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्यू में लगे थे, उसके बाद ये बाकी के ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट, पार्डन फॉर माय राइटिंग, थोड़ी सी वो हो जाती है। ठीक है, मैं ठीक से लिख देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, एग्जीक्यूट। ओके, तो अब क्या है, ये तो हमारा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की स्टेट देखी हमने। लेकिन क्या हो अगर कोई फेलियर आ जाए? ठीक है, देखो क्या रहता है डेटाबेस में, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। उसी रूल्स को हम क्या बोलते हैं? एसेट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी एसेट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सपोज करो कि स्टेट बोलता हूँ, आपने $50 अपने फ्रेंड के अकाउंट में भेजे। क्या हुआ, एक एक फेलियर आया। फेलियर क्या आया कि 50 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए, लेकिन 50 रुपये क्या होगा, आपके फ्रेंड के अकाउंट में ऐड नहीं हुए। तो क्या हुआ, रूल्स का फेलियर हुआ। ठीक है, रूल्स का फेलियर हो गया। अब वो फेलियर जैसे ही हुआ तो क्या हुआ, ये फेल्ड स्टेट में मेरा ट्रांजैक्शन चला जाएगा। ठीक है, अब फेल्ड स्टेट में ट्रांजैक्शन चला जाएगा, जैसे ही हमारा डेटाबेस देखता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो वो क्या करता है, एक ऑटोमेटिकली उसमें एक रोल बैक वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसपे क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था उसको अपनी स्टार्टिंग स्टेट में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरा यहाँ पे ये 50 रुपये डिडक्ट हुए थे, तो एक रोल बैक का ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, रोल बैक का ऑपरेशन जैसे चलेगा तो क्या होगा, वो ये वो ये समझेगा कि देखो रोल बैक का ऑपरेशन चलने से पहले एक और चीज़ होगी, वो होगी अबॉर्टेड स्टेट में। यहाँ पे क्या हुआ, 50 रुपये डिडक्ट हुए थे, 50 रुपये मेरे फ्रेंड के अकाउंट में ऐड नहीं हुए, तो फिर वो गया अबॉर्टेड स्टेट में। जैसे ही वो अबॉर्टेड स्टेट में गया, ठीक है, तो वहाँ पे अबॉर्टेड स्टेट क्या करती है, वही देखती है कि क्या है, कुछ ये रूल्स हैं उसमें कुछ फ्लॉज आए हैं। अगर ये फ्लॉ आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। रोल बैक जैसे ही करूँगा तो क्या होगा, मेरे अकाउंट में 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे जो फ्रेंड का अकाउंट है उसमें कुछ नहीं होगा, नथिंग हैपन। ठीक है, तो रोल बैक जैसे ही होगा और जैसे ही वो रोल बैक हुआ तो क्या हुआ, एट लास्ट वो टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगा। मतलब क्या है, जो मेरा पिछला फेल्ड ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और मेरा जो नए ट्रांजैक्शन क्यू में खड़े हुए हैं वो अब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। तो क्या है, ये लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रांजैक्शन आपको समझ में आया? ठीक है, आप इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं कि एक्टिव स्टेट में क्या रहता है, पार्शियली कमिटेड स्टेट में क्या रहता है। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, फेल्ड स्टेट में क्या हुआ था, कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई रूल ब्रोक हुआ है या सिस्टम क्रैश हुआ है। अगर ये हुआ है तो वो डायरेक्टली अबॉर्टेड स्टेट में जाएगा। और क्या है, क्योंकि ये फेल हुआ था, ठीक है, तो सिस्टम ने क्या किया, अंडू बटन या रोल बैक का बटन हिट किया, ताकि जो एवरीथिंग, मतलब क्या है, जो इनिशियल स्टेज में चीज़ें थी वो इनिशियल स्टेज में उसने जैसे कि तैसे वो वापस कर दी है। मतलब 50 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए थे तो 50 रुपये मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। आपने ये देखा भी होगा पेटीएम में, अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, बाकी हमने कमिटेड स्टेट का देखा था कि परमानेंटली जो भी चेंजेस है परमानेंटली लॉक्ड हो चुके हैं, और टर्मिनेटेड स्टेट में हमने देखा था कि ट्रांजेक्शन क्लोज हो चुका है और सिस्टम इज रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड प्रॉपर्टी है एक्रोनिम ऑफ 4 गोल्डन रूल्स अ डेटाबेस मस्ट फॉलो टू गारंटीड ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस रिलायबली। सिंपल सा मतलब है कि एसिड प्रॉपर्टी का है एक एक्रोनिम है 4 रूल्स का, जो डेटाबेस फॉलो करता है ताकि जो एक ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली और रिलायबल तरीके से प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो अब हम एक चीज देखते हैं, अगर किसी डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, हमारा क्रिटिकल डेटा है हम उसमें डेटाबेस में रख सकते हैं। ठीक है, देखो डेटाबेस क्या है, कुछ डेटाबेस तो होते हैं, हो सकते हैं जो पब्लिकली डोमेन में रहते हैं। ठीक है,
कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रखना। फॉर एग्जांपल आपका आर्मी का डेटाबेस है, आप उसमें कुछ भी ऐसा चीज़ या कुछ भी सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण आप उसमें कुछ भी फ्लॉ नहीं छोड़ सकते। तो जो एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बहुत ही रिलायबल सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो डेटा सेफ एंड सिक्योर रहे। जो हमारा क्रिटिकल डेटा है सेफ एंड सिक्योर भी रहेगा, और क्या है, कोई इसमें कोई बाहर से आकर कोई चेंज भी नहीं करेगा, और जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह कुछ भी ऐसे हो रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी तरीके से होंगे। अब एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस में क्या है, आप इसमें 4 वर्ड से देखिए, ACIND। तो ए का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल से अभी सिंपल से देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, तो ऑल और नथिंग ट्रांजेक्शन, मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन होगा तो पूरा होगा, वरना ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, वो ट्रांजैक्शन को फॉलो करने पड़ेंगे तभी वो ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब वो रूल क्या होते हैं उसको हम थोड़ा अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तीसरा होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के मल्टीपल लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसी सेम टाइम पे 2 और 3 दूसरे जो मेरे फ्रेंड है उसके दूसरे जो 2-3 फ्रेंड है वो भी सेम टाइम पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके अकाउंट पे। मतलब मैं भी कर रहा हूँ साइड से, फॉर एग्जांपल कि ये मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर मैं ₹50 का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, साथ में 3 और फ्रेंड हैं, वो भी सेम टाइम पे कुछ डिफरेंट ₹100 का कर रहे हैं, ये ₹90 का कर रहा है, ये ₹80 का कर रहा है, सेम टाइम में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये चारों ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाए और कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट ना डाल पाए, इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम या रूल यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। मतलब क्या है, हर ट्रांजेक्शन आइसोलेटेड वे में एग्जीक्यूट होगा, इसका इफेक्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट सेकंड ट्रांजेक्शन पे नहीं आएगा, सेकंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट थर्ड ट्रांजेक्शन पे नहीं आएगा। हैविंग सेड दैट, ये सारे ट्रांजेक्शन आपके क्या सेम टाइम पे हो रहे थे। ठीक है, सेम टाइम। ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या होती है, नेक्स्ट एसिड प्रॉपर्टी में ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या है, चेंजेस होंगे अगर कमिटमेंट हो चुकी है, जैसे हमने ट्रांजेक्शन में ऊपर देखा था ना, ये यहाँ पर हमने देखा था कमिटेड स्टेट के बाद क्या आई थी, टर्मिनेटेड स्टेट आई थी। तो कमिटेड स्टेट में क्या हुआ था, जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो परमानेंटली हमने डिस्क में स्टोर कर दिए हैं। ठीक है, जैसे हमने डिस्क में स्टोर कर दिए थे उसके बाद हम क्या है, टर्मिनेटेड स्टेट में गए थे। ठीक, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आफ्टर कमिटमेंट चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, चेंजेस आर परमानेंट। ठीक है, अब जो एसिड प्रॉपर्टीज है एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं थ्रू अ वैलिड एग्जांपल। सपोज मैं, एग्जांपल क्या है, सपोज मैं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ, अब इसमें ये चारों एसिड प्रॉपर्टीज कैसे एग्जीक्यूट होंगी उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, पहला रूल क्या था, एटॉमिसिटी का। देखो एटॉमिसिटी का सिंपल कंसेप्ट क्या बोलता है, ए डेटाबेस ऑपरेशन कैन नॉट बी लेफ्ट हाफ फिनिश्ड। मतलब क्या है, कोई भी मेरा डेटाबेस का ऑपरेशन हाफ फिनिश नहीं रहेगा, होगा तो पूरा होगा वरना बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एरर आया, फॉर एग्जाम्पल कि चलो यार मैंने ₹50 भेजे हैं तो 50 पूरे जाएंगे, आधे अधूरे नहीं जाएंगे। इन केस अगर कुछ भी एरर आया, कोई सिस्टम मान के चलो बैंक का जो सर्वर है वो क्रैश कर गया, सपोज करो मैंने ₹50 अपने फ्रेंड के अकाउंट में भेजे थ्रू पेटीएम, हो सकता है पेटीएम का सर्वर क्रैश कर गया। ठीक है, या फिर जो बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट से मैं पैसे भेज रहा हूँ उसका कोई सर्वर, मेरे बैंक अकाउंट का सर्वर क्रैश कर गया, या फिर सपोज करो मेरे फ्रेंड के बैंक अकाउंट का सर्वर क्रैश कर गया। इन तीनों केस में क्या हुआ है, मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। अगर मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो क्या होगा, जो मेरा डेटाबेस है वो अंडू बटन प्रेस कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडू बटन प्रेस कर देगा और रीसेट एवरीथिंग टू हाउ इट वाज बिफोर यू, हाउ इट वाज बिफोर यू स्टार्टेड। मतलब क्या है, ओरिजिनल स्टेट में हमारे ट्रांजेक्शन को ला देगा अगर मेरा ट्रांजेक्शन फेल होता है। सपोज मैंने ₹50 भेजे तो ₹50 वापस मेरे फिर से आ जाएंगे मेरे अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि क्या है, अंडू बटन डेटाबेस में ऑटोमेटिकली प्रेस कर दिया था। अब इसको ट्रेन के एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो आपने क्या किया, आपने एक सीट सिलेक्ट करी। ठीक है, तो क्या है, आपने सीट सिलेक्ट करी, बुक करी आपने
आपको कहीं जाना है भोपाल, मान सपोज करिए मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, तो मुझे दिल्ली से भोपाल जाना है। मैंने क्या किया, मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी। ठीक है, बुक कर दी, बहुत अच्छी बात है, बुक हो गई मेरी टिकट, बड़ी मुश्किल में बुक होती है। जैसे ही वो टिकट बुक हो गई है, जैसे मैं पेमेंट करने वाला था, तो क्या हुआ, बैंक का सर्वर क्रैश हो गया। एसबीआई का मैं अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एसबीआई का सर्वर क्रैश हो गया, तो क्या हुआ, पेमेंट मेरी इंश्योर हो नहीं पाई है। अब पेमेंट मेरी इंश्योर नहीं हो पाई तो क्या है, जो एटॉमिसिटी है, यहाँ पे क्या एक चीज़ करता है वो डेटाबेस, एटॉमिसिटी ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस हमारी जो सीट थी, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो देखो फेल हो गया, सर्वर बैंक सर्वर क्रैश होने के कारण, तो एक टाइमलाइन कुछ होगी। ये सीट थी मेरी, मैंने बुक करी ये सीट, ठीक है, यहाँ पे बैंक का सर्वर है, क्रैश हो गया। जैसे ही क्रैश हुआ यहाँ पे सर्वर, तो क्या हो गया कि मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ट्रांजैक्शन फेल हो गया, कुछ लिमिटेड टाइम होगा, वो वेट करेगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन फेल हुआ, 1 मिनट का उसने वेट किया, नहीं आया, तो जो सीट है वो क्या कर दिया उसने, अवेलेबल, वो लॉक करके नहीं रखेगा। जैसे उसका 1 मिनट खत्म हुआ, वो देखेगा कि भाई इस पर तो इसका पैसा आया नहीं है, और सेम टाइम में कोई और बंदा है उसका पैसा आ गया है, ठीक है, तो सीट उसको ऑटोमेटिकली जाएंगी, ये बाद वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे उसका पैसा आया नहीं, तो ये सीट लॉक करके नहीं रखेगा, ये ओपन कर देगा। जो ये सीट है वो कहाँ पे चली जाएगी हमारी, ये अनअवेलेबल सीट्स, मतलब क्या है, अवेलेबल जो हमारी सीट्स हैं उसमें चली जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। सपोज एक और हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैंक के एग्जाम्पल में क्या है, सपोज मुझे $100 ट्रांसफर करना है अकाउंट एक्स से अकाउंट वाई में। ठीक है, तो क्या हुआ, अकाउंट सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने डिडक्ट कर दिया $100 अकाउंट एक्स से। फिर क्या हुआ, फिर क्रैश हो गया मेरा सिस्टम। ठीक है, मेरे अकाउंट से उसने $100 डिडक्ट कर लिए, लेकिन क्या है, जो मेरा फ्रेंड का अकाउंट है वहाँ पे $100 नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, क्रैश आ गया, हो सकता है उसके मेरे फ्रेंड के अकाउंट बैंक अकाउंट में क्रैश आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिसिटी यहाँ पे ये इंश्योर करती है, ऑटोमेटिसिटी क्या बोलती है कि भाई ट्रांजेक्शन तुम्हारा फेल हो गया, मैं क्या करूँगा, मैं तो एक रोल बैक का प्रोसेस होता है, मैं रोल बैक का प्रोसेस इनिशिएट कर दूंगा। ठीक है, डेटाबेस क्या ऑटोमेटिकली रोल बैक का प्रोसेस इनिशिएट कर देगा, और $100 जो हैं वो $100 चले जाएंगे कहाँ पे, मेरे फ्रेंड के अकाउंट में वापस। ठीक है, ये कोई $100 कोई ऐसा नहीं कि उड़ जाएंगे या मेरे फ्रेंड को $100 का लॉस हो जाएगा। ये पहले हुआ करता था जब ये यूपीआई नया नया आया था, लेकिन अब ये सिस्टम हमारे बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो अब ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो क्या रहता है इसका, सिंपल हम बोल सकते हैं मैथ मस्ट एड अप, मतलब सिंपल सी बात है। इसको हम ये बोलते हैं डेटाबेस क्या है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है जो भी हम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब क्या है, डेटाबेस के पास कुछ रूल होते हैं, एंड एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डेटाबेस इन अ स्टेट दैट ओबेज दिस रूल्स। कहने का मतलब है कि कुछ रूल्स हैं डेटाबेस के, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लीव कर रहा है, मेरा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन तभी होगा, डेटाबेस उस ट्रांजैक्शन तभी अलाउ करेगा जब वो ये रूल्स फॉलो करेगा, अदरवाइज डेटाबेस उस ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रूल को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, या कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए बैंक का ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के पास है 100 सीटें। ठीक है, अब डेटाबेस हमेशा एक रूल फॉलो करेगा, वो रूल क्या है, बुक्ड सीट्स प्लस अवेलेबल सीट्स जो हैं, ठीक है, बुक सीट प्लस अवेलेबल सीट होना चाहिए, वो होना चाहिए 100। मतलब क्या है, बुक सीट मान के चलो कि 56 सीट बुक हो गई हैं, तो अवेलेबल सीट कितनी बचेंगी मेरी, 44 सीट। तो हमेशा बुक सीट और अवेलेबल सीट का जो सम है वो हमेशा आना चाहिए 100। ठीक है, अब इसमें एक केस देखते हैं। सपोज करो मैंने अपनी जो टिकट ली थी वो मैंने कर दी है कैंसिल। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस डजंट ये नहीं करेगा, डेटाबेस का मेरा नाम उस जो सीट पे था वहां से डिलीट कर दिया है कि भाई अब ये सीट मेरी सीट नहीं है। डेटाबेस क्या करेगा, इट मस्ट ऐड +1 टू बैक टू द अवेलेबल सीट काउंटर। मतलब क्या है, देखो पहले क्या था, इनिशियल स्टेट में 50 सीट्स थी बुक्ड और 50 सीट्स थी अवेलेबल सीट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सीट बुक कर ली है। ठीक है, तो क्या हो गई, बुक सीट्स जो मेरी थी वो हो गई 49, और मतलब क्या है, बुक सीट्स हो गई फिर 51, सॉरी, और जो अवेलेबल सीट्स हैं वो हो गई 49। फिर क्या किया, मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ,
ये जो मेरी 51 सीट्स थी वो हो गई हैं 50 सीट्स, यानी बुक सीट अब मेरी हो गई हैं 50, और अवेलेबल जो मेरी सीट थी वो कितनी हो गई है मेरी अभी 50, क्योंकि क्या है यहाँ पर +1 49 में क्या हुआ +1 ऐड होके 50 हो गया है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ये इंश्योर करती है कि नो मैटर हाउ मैनी पीपल बुक और कैंसल, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑलवेज एग्जैक्टली 100। मतलब क्या है, यहाँ पर तो एक बंदे ने एक मैंने कैंसिल करी थी, हो सकता है कि 10-20 लोग और ने कैंसिल करी हो। डेटाबेस ये नहीं देखते कितने लोग कैंसिल कर रहे हैं कितने लोग, ये तो देखता ही है, साथ में वो एक चीज़ इंश्योर करता है कि यार हमेशा ये जो बुक सीट अवेलेबल सीट का जो सम है ना वो हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो नहीं करता है हमारा डेटाबेस जब हम सीट बुकिंग करते टाइम पे, तो क्या है ये ट्रांजैक्शन आपका कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, मतलब आपकी सीट कभी बुक होगी ही नहीं। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बैंक का एग्जाम्पल। ठीक है, अब बैंक के पास क्या है, एक स्ट्रिक्ट रूल होता है। ठीक है, क्या रूल है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एक्स एंड वाई मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 700। सपोज करिए कि है ना मेरे जो अकाउंट है, अकाउंट एक्स के पास है 200 रुपये। ठीक है, अकाउंट एक्स के पास 200 रुपये है, और जस्ट एन एग्जाम्पल इरेजर, सपोज करिए अकाउंट एक्स के पास है 200 रुपये, है ना, अकाउंट एक्स के पास था 500 रुपये, और अकाउंट वाई के पास है 200 रुपये। तो टोटल इनका क्या हुआ, अकाउंट एक्स प्लस वाई को मिला के 700 रुपये। ठीक, आफ्टर अगर मैं क्या किया, मैंने अकाउंट एक्स ने करे हैं 100 रुपये ट्रांसफ़र करे हैं, ठीक है, अकाउंट वाई को। ठीक है, तो अकाउंट जो एक्स का बैलेंस था 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद क्या हो गया 400 एक्स का जो बैलेंस था, और वाई का क्या हुआ, जो पहले था उसका 200 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा +100, तो वो हो जाएगा 300 रुपये, यानी $300 जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अभी भी क्या है 400 + 300 कितना हुआ 7। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 400 + 300 कितना हुआ अभी भी 700। पहले भी कितना था 500 + 200 700। तो दोनों जगह पे हमारा सम क्या हुआ 700। ट्रांजैक्शन करते टाइम पे भी अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो क्या है आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। अगर ये रूल किसी टाइम पर वॉलेट होता है, आपका ऑन द स्पॉट 20 स्टेट में, यानी जो हमारे पहले स्टेट में पार्शली कमिटेड स्टेट, वहीं पे आपका ट्रांजैक्शन रुक जाएगा और क्या करेगा डेटाबेस, एक रोल बैक का बटन हिट कर देगा। ठीक है, अब हमारे डेटाबेस पे एसेट प्रॉपर्टी में तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, वो थी हमारी आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या है, इसको हम बोल सकते हैं इनविजिबली क्यू रूल। चलो ये थोड़ा वर्डिंग थोड़ी सी हैवी है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आइसोलेशन का। सपोज करिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर यूजिंग डेटाबेस। इसको मैं पेन से थोड़ा ये कर लेता हूँ। When thousands of people are using the database at exactly same time, the system process their action in a way that prevents them from bumping into each other. कहने का मतलब ये है कि जो आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, इसके कुछ 4 फ्रेंड हैं, उसमें से एक मैं था फर्स्ट वाला, बाकी 3 और फ्रेंड थे। इन लोगों ने क्या किया, इस जो फ्रेंड था, इस फ्रेंड के अकाउंट में चारों लोगों ने 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, इसने 100 रुपये भेज दिए। चारों लोगों ने ट्रांजैक्शन किया। तो ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। तो ये प्रॉपर्टी क्या इंश्योर करती है कि चारों ट्रांजैक्शन आ रहे हैं एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। ये काम है हमारा आइसोलेशन की प्रॉपर्टी, आइसोलेशन के रूल का। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, किसका, ट्रेन एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ट्रेन एग्जाम्पल क्या बोलता है, ट्रेन एग्जाम्पल ये बोलता है कि सपोज मैंने और एक कोई दूर का बंदा है, किसी दूसरे इंसान ने एक ही सीट को बुक किया, उस सीट का नाम क्या है 12A। और एट द एग्जैक्ट सेम मिली सेकेंड, मतलब क्या है, मान के चलो कि ना मैं यहाँ पे 12:12 और 12 सेकेंड पे मैंने बुक किया। इसी सेम टाइमिंग पे एक दूसरा था, उसने भी सेम टाइम पे बुक किया। ठीक है, मिली सेकेंड्स का डिफरेंस हुआ।
हैविंग सेड मिली सेकंड का डिफरेंस होगा। तो आइसोलेशन ये बोलता है, आइसोलेशन ये इंश्योर करता है सिस्टम हैंडल दिस रिक्वेस्ट वन बाय वन बिहाइंड द सीन। देखो दूसरे देखने में क्या लग रहा है कि मैंने और इसने सेम टाइम में बुक करी है, ठीक है, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाना चाहिए था वहाँ पे, दोनों वो वहाँ पे डेटाबेस लड़ रहा होता कि पहले मैं इसको दूँ या इसको दूँ। लेकिन डेटाबेस क्या करता है, एक क्यू बना के रखता है। इसने क्यू कैसे बनाया है कि भाई किसने कितने मिली सेकेंड पहले बुक करी थी। इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज करिए आपका जो फ्रेंड, जो मेरा स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर ने मेरे से कुछ मिली सेकेंड पहले बुक कर ली होगी वाली सीट, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ये करेगा कि जो स्ट्रेंजर ने पहले क्लिक किया था उस क्लिक को वो प्रोसेस करेगा और स्ट्रेंजर को ही टिकट दे देगा, ठीक है। और देन फिर वो हमारा क्लिक है, हमारे क्लिक को प्रोसेस करेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे क्लिक को प्रोसेस करेगा तो वो क्या बोल देगा, गिविंग यूर सीट ऑलरेडी बुक। मतलब क्या है, वो एक एरर देगा। वो एरर क्या बताएगा कि भाई तुमने जो सीट बुक करी थी वो सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, ठीक है, वो सीट किसी और ने बुक कर दी है, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों ने सेम टाइम पे बुक किया था, लेकिन कुछ मिली सेकंड का डिफरेंस था, इसलिए मेरे हाथ से सीट निकल गई और स्ट्रेंजर के हाथ में सीट पहुंच गई है। अगर आइसोलेशन नहीं होता यहाँ पे तो क्या होता, डेटाबेस माइट ग्लिच एंड सेल द सेम सीट टू बोथ ऑफ यू। मतलब क्या है, अगर आइसोलेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होती तो ये होता कि ये ए और बी दोनों को ये सेम सीट अलोकेट हो जाती। वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो ट्रेन में जाकर दोनों के दोनों लड़ते हैं वहाँ पे, है ना। तो इसलिए क्या है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी मोस्ट यूजफुल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि क्या है, मल्टीपल लोग आपके जो मल्टीपल लोग हैं वो सेम डेटाबेस आपका एट द सेम टाइम यूज कर सके, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए उसको यूज करते टाइम पे, और कोई एरर या फिर कुछ रूल वायलेट ना हो, ठीक है। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, सपोज करो मैंने 50 रुपये भेजे हैं एक्स टू वाई, एट द एग्जैक्ट सेम सेकेंड एक ऑडिटर प्रोग्राम, देखो ऑडिटर प्रोग्राम को आप थोड़ा हम देख सकते हैं कि ऑडिटर है वो मॉनिटर करता है कि कितना कितना बैलेंस कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो सपोज करो ऑडिटर प्रोग्राम ने क्या किया, ऑडिटर प्रोग्राम ने कैलकुलेट किया बैलेंस बोथ द अकाउंट। जैसे हमारे थी ना पार्शियल कमिटेड स्टेट, जो ऊपर पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रांजेक्शन में, तो वहाँ पर क्या किया, ऑडिटर प्रोग्राम में टोटल बैलेंस वहाँ पर चेक किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन के बीच में। अगर ऑडिटर ने ये देखा कि वाइल ट्रांसफरिंग इज हैपनिंग, उसने अगर ये देखा कि 50 रुपये अकाउंट एक्स से तो जा चुके हैं, बस 50 रुपये ऐड नहीं हुए हैं अकाउंट वाई में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो टोटल करेगा, जैसे कंसिस्टेंसी हमारा रूल वायलेट था कि 50 + 50 100 होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रूल वायलेट हो गया, रूल हो गया वायलेट, ठीक है। अब वायलेट हो गया तो आइसोलेशन में वो क्या करेगा, ऑडिटर तो ये बोल देगा भाई डेटा है ना, ट्रांजेक्शन तुम्हारा फेल हो चुका है, ठीक है, और तुम ये रोल बैक का बटन प्रेस कर दो। लेकिन देखो यहाँ पे एक कैच है, ठीक है, चलते ट्रांजेक्शन के टाइम पर इसने ये चेक किया था, हो सकता है कि जैसे भी वाई के अकाउंट में, वाई जो पर्सन था उसके अकाउंट में 50 रुपये ऐड होने से पहले ही इसने ऑडिटर प्रोग्राम ने चेक कर लिया कि उसके अकाउंट में पहुंचे नहीं है, ठीक है। अगर ये उसने चेक कर लिया है तो वो तो अबाउट का वो रोल बैक का बटन दबा देगा, डेटाबेस से बोलेगा कि भाई इसका ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ नहीं, आप रोल बैक का बटन प्रेस कर दो, लेकिन ये तो गलत हुआ है, ठीक है? तो आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे एंटर करती है। आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये फोर्स करेगी ऑडिटर प्रोग्राम को कि भाई तो वेट कर अंटिल द ट्रांजेक्शन इज 100% कंप्लीट। मतलब क्या है, पूरा ट्रांजेक्शन होने दे भाई, जो ट्रांजेक्शन 100 रुपये, मतलब क्या 100% ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी कंप्लीट, नीड्स टू बी कंप्लीट बिफोर द ऑडिटर प्रोग्राम चेक्स, ठीक है। ऑडिटर प्रोग्राम पूरा ट्रांजेक्शन के बाद ही चेक करेगा, उसके पहले चेक नहीं करेगा। तो ये काम कौन काम कर रहा है, ये हमारा ये कर रहा है हमारा आइसोलेशन की जो प्रॉपर्टी है हमारी डेटाबेस में, वो ये काम करेगी, ठीक है। अब देखो आइसोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन क्या है, 3 स्पेसिफिक ग्लिचेस जो होते हैं उनको प्रिवेंट करती है। कौन कौन से ग्लिचेस हैं, पहला ग्लिच है डर्टी रीड्स का, दूसरा है नॉन रिपीटेबल रीड्स का, और तीसरा है फैंटम रीड्स का, ठीक है। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। अब डर्टी रीड्स है, डर्टी रीड क्या बोलती है, ए डर्टी रीड हैपन व्हेन यू सी दैट डेटा इज हाफ फिनिश्ड और हैजंट बीन परमानेंटली सेव्ड और कमिटेड येट। सिंपल सी बात वो ये बोल रहा है कि अगर हमारा कोई डेटा है वो हाफ फिनिश्ड, मतलब ट्रांजैक्शन हाफ फिनिश्ड है, ठीक है, या फिर वो परमानेंटली सेव नहीं हुआ है, जैसे हमने लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन में देखा था, यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर जाके,
तो ये अगर डेटाबेस इस स्टेट में है, ठीक है, पर कमिटेड स्टेट में पहुंचा नहीं है, ठीक है, तो क्या है, ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल होगा, ठीक है, एंड रोल्स बैक, तो यू आर लेफ्ट होल्डिंग दैट डेटा ऑफिशियली नेवर एग्जिस्टेड। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी हैवी है, तो फिर ये स्टेटमेंट को मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूँगा। तो एग्जांपल क्या बोलते हैं, सपोज करो 50 रुपये मैंने अकाउंट एक्स से मैंने 50 अकाउंट वाई को भेजे, ठीक है, सिस्टम ने क्या 50 रुपये अकाउंट एक्स से डिडक्ट कर लिए, ठीक है, फिर क्या हुआ, अकाउंट एक्स का जो सर्वर है वो टेम्पररी डाउन, अकाउंट एक्स का जो बैंक अकाउंट है वो थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑडिटर प्रोग्राम रन किया, जो ऊपर जो रन कर ऑडिटर प्रोग्राम रन किया और उसने चेक किया कि अकाउंट एक्स का जो बैलेंस है वो रिकॉर्ड किया, ठीक है, अकाउंट एक्स का पहले बैलेंस क्या था, 100 रुपीज़ था, ठीक है, 50 रुपये उसने भेजे, 50 रुपये हो गए डिडक्ट, तो जो अकाउंट एक्स का जो बैलेंस है वो कितना है, वो बैलेंस है हमारा 50 रुपीज़ का था, ठीक है। जैसे ही हमारा ऑडिटर प्रोग्राम चला उसने चेक किया कि भाई इसका बैलेंस तो 50 रुपीज़ है, ठीक है, तो क्या है, जैसे ही वो हुआ है, सडनली द बैंक सर्वर हैज़ अ माइनर एरर, योर ट्रांसफर फेल्स एंड द डेटाबेस हिट्स अनडू या रोल बैक बटन पुटिंग द 50 रुपीज़ बैक इनटू अकाउंट एक्स, ठीक है। जब उसने चेक किया तो क्या हुआ, डेटाबेस तो यही करेगा भाई, 50 रुपये उसको वापस भेज देगा वो, जो हमने ऊपर ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या है, इस रिजल्ट में ऑडिटर क्या है, ऑडिटर हैज रीड अ डर्टी बैलेंस ऑफ अकाउंट, मतलब क्या है, ऑडिटर ने ये गलत पढ़ा है उसका बैलेंस, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके पहले उसने ये बैलेंस उसका गलत पढ़ लिया, ठीक है, गलत पढ़ लिया, इस कारण से क्या है, जो कि एक्चुअली में है नहीं है, जैसे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा तो क्या है, ये जो इसका है, ये जो है 50 रुपये, ये एक्चुअली में तो सही है ये, लेकिन क्या है, ये 50 रुपये हमारे इसके अकाउंट में पहुंचे नहीं थे, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड जो वाई था, ये वाई के अकाउंट में 50 रुपये पहुंचे नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो जो है ना ऑडिटर है, उसने ट्रांजैक्शन के बीच में इसका बैलेंस गलत $50 है, 50 रुपीज़ है, वो गलत रिकॉर्ड कर लिया, जैसे भी रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो उसने रोल बैक का बटन हिट करा दिया, ठीक है, तो ये उसने क्या किया, जो रिकॉर्ड किया था बैलेंस को हम बोलते हैं डर्टी रीड, इस डर्टी रीड के कारण उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन को रोल बैक करा दिया, जो कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने वाला था, ठीक है, तो क्या है, इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है क्या, हमारा आइसोलेशन, ठीक है। दूसरी क्या है, नॉन रिपीटेबल रीड्स, ठीक है, तो देखो नॉन रिपीटेबल रीड क्या बोलता है कि नॉन रिपीटेबल रीड हैपन व्हेन यू लुक एट द स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, looks away for a second, and when you look back it has completely changed because someone else has modified it. You cannot repeat the or read and get the same answer. बहुत ही हैवी सी स्टेटमेंट है, क्या होगा, इसका सिंपल से ट्रेन एग्जाम्पल समझते हैं। देखो क्या हुआ, यू आर चेकिंग द ट्रेन मैप एंड क्लिक ऑन सीट, मतलब मैंने कहा जब मैं IRCTC पे जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी सीट्स होती हैं, ठीक है, तो मैंने ये वाली सीट करी 12A मैंने बुक कर ली, ठीक है, और वहाँ पे जो उसने क्योंकि अवेलेबल दिखा रहा था, ये भी अवेलेबल दिखा रहा था, ये भी अवेलेबल दिखा रहा था, ठीक है, बाकी कुछ सीटें होंगी जो बुक होंगी, ठीक है, बाकी सीट तो बुक होंगी, मैंने क्या किया, मैंने अवेलेबल की 12A सीट मैंने बुक कर ली है, ठीक है, डेटाबेस में मुझे क्या बोला, क्योंकि भाई अवेलेबल, डेटाबेस में मुझे ये बताया कि अवेलेबल है तो मैंने बुक कर ली है, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 सेकेंड के अंदर आपने क्या किया, आपने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और उसमें आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर किया है पेमेंट के लिए, उतनी ही देर में क्या हुआ, 10 सेकेंड के अंदर कोई एक स्ट्रेंजर आया, उसने 12 की सीट पे क्लिक किया और वो सीट में उसने जल्दी से पेमेंट कर दी, और वो पेमेंट करके क्या हुआ, जो IRCTC के सर्वर है उसको पता चला कि भाई जो स्ट्रेंजर था, यानी जो पर्सन वाई था, वाई की पेमेंट आ चुकी है, वाई ने बुक कर ली है सीट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं क्रेडिट कार्ड के बाद अपनी सीट बुक करने जाऊंगा मैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड निकाला, अपनी सीट बुक करना, क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करूंगा, जैसे उसको बुक करने जाऊंगा, ठीक है, तो डेटाबेस क्या टेल करेगा, बुक्ड, आपने IRCTC में देखा भी होगा, ठीक है, कि जैसे आप सेम सीट पे आप वो बुक करते हो, आप पेमेंट के लिए जाते हो, तो पेमेंट जैसे आपको ऑप्शन पेमेंट वाला पेज आता है, वहां पर क्या लिखा हुआ आता है, द सीट इज ऑलरेडी बुक्ड, सीट इज ऑलरेडी बुक्ड, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या है, इस रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हुआ क्या है एक्चुअली में,
हुआ सिंपल सी एक चीज़ है, क्या हुई है, हुआ ये है, ठीक है, कि मैंने जब पहले 10 सेकंड पहले देखा था तो 12 की सीट क्या दिखा रहा था, वो अवेलेबल। और जैसे ही मैंने 10 सेकंड बाद देखा, आफ्टर 10 सेकंड, तो वही 12 की सीट मुझे क्या दिखा रहा है, बुक्ड। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, एक सिंगल सेशन, देखो मेरा सेशन सेशन बर्बाद नहीं होता। IIT में जनरली क्या होता है, 5 मिनट का सेशन होता है आपका, 5 से 10 मिनट का सेशन होता होगा। तो उस 5 या 10 मिनट के सेशन में मैंने 10 सेकंड का पॉज लिया, 10 सेकंड के लिए मैं गया, और 10 सेकंड के में पहले मुझे दिखा रहा था अवेलेबल, और नेक्स्ट 10 सेकंड में दिखा रहा है वो बुक्ड। तो क्या है, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है कि नॉन रिपीटेबल रीड्स। ठीक है, तो अब हम फिर से पढ़ते हैं, ए नॉन रिपीटेबल रीड हैपन व्हेन यू लुक एट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। मतलब क्या, एक सेम पीस ऑफ डेटा को हमने देखा, ठीक है, और कुछ सेकंड के बाद जब हमने बाद में उसको देखा तो क्या है, इट इज कम्प्लीटली चेंज बिकॉज समवन एल्स हैज मॉडिफाइड इट। ठीक है, तो क्या है, जो हमने पहले देखा था, जो बुक्ड वाला पहले देखा था, अब उस बुक को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है, ये आइसोलेशन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो है इंस्टेंटेनियसली अगर किसी ने पहले काम कर दिया है तो वो क्या है, उसका वो काम मानेगा। मतलब क्या है, जो स्ट्रेंजर ने सीट को मेरे से जल्दी कर दी है, वो सीट उसकी बुक्ड मानेगा, और मैं फिर से वो दोबारा अवेलेबल सीट को नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब सिंपल भाषा में हम ये बोलें कि हम जो रिपीट है, जो एक सिंपल सा डेटाबेस में एक रो होगी ना आपकी 12 की सीट की, तो वो रो में क्या है, चेंजेस हो चुके हैं, तो अब वो रो आपको दोबारा 10 सेकंड के अंदर फिर से अवेलेबल, या फिर वो जो 12 की सीट है उसकी रो में आपको अवेलेबल नहीं दिखाएगा, वो क्या है, चेंज हो चुका है विद इन अ सेशन। नेक्स्ट क्या होता है, एक फैंटम रीड। फैंटम रीड क्या होता है, फैंटम को बोलते हैं गोस्ट इन द मशीन। देखो क्या है, एक नॉन रिपीटेबल रीड क्या था, नॉन रिपीटेबल रीड ये था कि नॉन रिपीटेबल रीड इज अबाउट कि वन स्पेसिफिक रो चेंजिंग। मतलब क्या है, 12 की सीट का एक रो था वो चेंज हो रहा था, लेकिन फैंटम रीड इज ऑल अबाउट टोटल नंबर ऑफ रोज चेंजिंग। मतलब कितने नंबर ऑफ रोज चेंज हो रहे हैं। इट हैपन्स व्हेन यू रन अ सर्च ट्वाइस, ए फैंटम पीस ऑफ डेटा सडनली डिसअपियर्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो इसके बैंक की एग्जांपल समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, इसी एग्जांपल समझ लेंगे आपको ऊपर के स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो क्या है, अब मेरा कोई ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर को आप उसे ऑडिटर प्रोग्राम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सपोज करो एक ऑडिटर है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि कितने पीपल रिच हैं, और उसका क्राइटेरिया क्या है रिच बोलने का, कि भाई जिसकी अकाउंट में $400 हैं उसको मैं रिच बना दूंगा, और जिसके अकाउंट में 400 से कम है उसको मैं रिच नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो क्या हुआ, द डेटाबेस ने काउंट किया, और काउंट्स देम, मतलब उसने जब एक क्वेरी चलाई होगी डेटाबेस में, एसक्यूएल क्वेरीज अगर हम पढ़ेंगे, हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ रखी होंगी एसक्यूएल क्वेरीज, उसने क्वेरी लगाई, उस क्वेरी में क्या आया, 10 पीपल आए जिन्होंने ये देखा कि जिन्होंने जिन्होंने ये बोला, मतलब 10 पीपल आए जिनका बैलेंस क्या था, $400 से ज़्यादा था। तो क्या हुआ, ऑडिटर ने ये बोल दिया कि 10 लोग हैं जिनका बैलेंस $400 ज़्यादा, इनको मैं रिच डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज करो जब ये ऑडिटर क्वेरी चला रहा था, उसी टाइम पर एक नया बंदा आया, उसने अपना अकाउंट भी ओपन कर लिया। आजकल तो अकाउंट जैसे कोटक 811 अकाउंट पहले था, ठीक है, था, अभी तो अभी भी चल रहा है कोटक का 811 अकाउंट, उसमें 10-15 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, सपोज करो जब ये निकाल रहा था, ये क्वेरी चला रहा था, जब ये 10 लोगों को ढूंढ रहा था, उसी सेम टाइम में एक नया बंदा आया, उसके अकाउंट का बैलेंस हुआ, उसने अकाउंट ओपन करा, उसने डिपॉजिट करे $500। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे उसने $500 डिपॉजिट करे, 10 सेकंड पहले, 10 मिनट पहले उसको क्या आया था, 10 मिनट पहले 10 लोग आए थे जो रिच थे। जैसे ही उसने 10 मिनट बाद फिर से ही क्वेरी रन करी, आफ्टर 10 मिनट्स उसने क्वेरी रन करी, तो अब क्वेरी रन करने के बाद क्या आएगा, 11 पीपल, मतलब 11 लोगों का क्या है, 11 लोगों को आया है जिनका अकाउंट बैलेंस है कितना, $400 से ज़्यादा, यानी 11 लोग हैं जो रिच हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है, ये ब्रांड न्यू रो ऑफ डेटा हैज बीन मटेरियलाइज लाइक अ फैंटम इनटू सर्च रिजल्ट। मतलब क्या है, एक नई रो ही ऐड हो गई है। देखो इसमें क्या था, नॉन रिपीटेबल रीड्स में 12 की सीट की डेटाबेस में एक रो होगी, क्या है, जनरली हम
जो रिलेशनल डेटाबेस हैं वो रोज और कॉलम में सेव्ड होते हैं, यानी टेबल्स के फॉर्म में सेव होते हैं, और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैं वो डिफरेंट फॉर्म में, की वैल्यू पेयर में फॉर्म होते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेस हमारे जो होते हैं उसको हम बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल शायद हम मोंगोडीबी आपने अगर सुन रखा हो। रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है माईसीक्वल, ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पर जो 12 की सीट थी वहाँ पर एक रो होगा, ठीक है। उस रो में एंट्री कुछ टाइम बाद चेंज होती, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो जो फैंटम रीड वाले में है, यहाँ पर तो एक नई की नई रो ही ऐड हो गई, मतलब क्या है, एक 13A की सीट अलग से ऐड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है कि स्पेसिफिक रो नहीं चेंज हो रही है, फैंटम इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ रोज चेंजिंग, ठीक है। मतलब क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज चेंज हो रहे हैं। जब भी आप इसमें सर्च ट्वाइस करो, पहले उसने भी सर्च ट्वाइस किया था, यहाँ पर भी अगर सर्च ट्वाइस करूंगा, ए फैंटम पीस ऑफ डेटा सडनली एडेड इन द लिस्ट, मतलब क्या है, कुछ टाइम बाद में सेम क्वेरी रन करूंगा तो क्या है कि नया डेटा एंटर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक, इसमें एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर अवेलेबल से बुक आ रहा था, अवेलेबल और बुक आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नया पीस ऑफ डेटा आया है, ठीक है। तो गोस्ट और फैंटम रीड में, नॉन रिपीटेबल रीड्स और फैंटम रीड में ये डिफरेंस है। हमारी चौथी प्रॉपर्टी होती है एसिड, चौथी एसिड प्रॉपर्टी क्या है, चौथी एसिड प्रॉपर्टी हमारी ड्यूरेबिलिटी। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बोल रहा है कि वंस द ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली फिनिश्ड या कमिटेड, इट इज परमानेंटली सेव टू द हार्ड ड्राइव। जैसे क्या था, हमने लाइफ साइकिल ट्रांजेक्शन में देखा था ऊपर, ये क्या है, जैसे ही पार्शियल स्टेट होती है, जैसे हमारी पार्शियल कमिटेड स्टेट होती है, उसके बाद क्या है, कमिटेड स्टेट में आता था। कमिटेड स्टेट में क्या होता है, परमानेंटली जो चेंजेस हैं मेरे फ्रेंड के अकाउंट में और मेरे अकाउंट में, परमानेंटली चेंजेस क्या है, सेव्ड हो जाते थे। मतलब क्या है, कमिटेड स्टेट में हम डेटा सेव करते थे हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव पे, तो क्या डेटा हमारा जो क्या है परमानेंटली सेव हो जाता है, ट्रांजेक्शन परमानेंटली सेव हो जाता था, ठीक है। तो इसका ये कहना है, कॉन्सेप्ट ये ड्यूरेबिलिटी का, ये क्या है, सपोज करो अगर मेरा कमिटेड स्टेट में ट्रांजेक्शन पहुंच चुका है तो क्या है, वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएगा। अगर क्या हुआ, सपोज करो मैंने 10 तारीख को एक मोहित था, उसको मैंने 100 रुपये भेजे, ठीक है, और मैं 5 दिन बाद आता हूँ, और 5 दिन बाद क्या है, पेटीएम का सर्वर क्रैश हो गया, मेरे बैंक का सर्वर क्रैश हो गया। उस क्रैश के बाद में 5 दिन बाद आया, जैसे 5 दिन में क्या क्रैश होने के बाद वो सर्वर ठीक वगैरह हुआ और 5 दिन बाद में आया, तो उस 5 दिन बाद ही मुझे दिखेगा कि मोहित के अकाउंट में मैंने 50 रुपये भेजे थे, ठीक है। ये नहीं होगा कि मोहित के अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन मैंने कर रखा है, या तो वो 10 रुपये हो जाएगा या 15 रुपये हो जाएगा, या फिर ये होगा कि 0 रुपीज़ हो जाएगा कि ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। एक बार अगर आपका ट्रांजेक्शन सेव हो चुका है हार्ड ड्राइव पे, इट विल सेव फॉर एवर, इवन इफ द सर्वर क्रैशेस या पावर आउटेजेस कुछ भी हो जाए तो वो सेव रहेगा, ठीक है। उसको ट्रेन के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ट्रेन का एग्जाम्पल क्या है, आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई, आपने ट्रांजेक्शन कर दिया और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, और आपकी स्क्रीन पर आया बुकिंग कन्फर्म्ड। अब आप इसको 5 मिनट बाद देखो, या आप इसको 10 मिनट बाद देखो, या इसको 1 दिन बाद देखो, आपकी बुकिंग कन्फर्म ही बताएगा वो। ये नहीं हो जाएगा 10 मिनट बाद कोई नया बंदा, नया कोई लड़का आया, उसने टिकट बुक कर ली और वो टिकट उसके पास चली गई। अब ये नहीं होने वाला। एक बार अगर उसने डेटाबेस ने कर दिया कि बुकिंग कन्फर्म, तो आपकी बुकिंग वो कन्फर्म रहेगी, नो मैटर हाउ मच टाइम आफ्टर यू चेक, ठीक है। बैंक एग्जाम्पल भी सेम है कि जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, ट्रांजेक्शन अगर मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, इसका मतलब ये है ये फिजिकल डिस्क में यानी सेव हो चुका है। फिजिकल डिस्क में जैसे सेव हुआ, आप कभी भी आके देखो ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हैं कि बिहाइंड द सीन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे कि एटॉमिसिटी इंश्योर कराना हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रांजेक्शन मैनेजर। ट्रांजेक्शन मैनेजर क्या होगा, वो ये चेक करेगा कि ठीक है, अनडू बटन कब दबाना है। अगर ट्रांजेक्शन फेल होता तो मैं अनडू बटन दबा दूंगा, अगर ट्रांजेक्शन नहीं फेल होता तो मैं सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट होने दूंगा। कंसिस्टेंसी कौन इंश्योर करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। जैसे क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो एक आप कंपनी में जाओगे, मल्टीपल टीम्स होती हैं, डेटाबेस की टीम्स होती है, अलग होती हैं, ठीक है, फ्रंट एंड की टीम अलग होती है, बैक एंड की टीम अलग होती है, क्लाउड की टीम अलग होती है। तो जो डेटाबेस की टीम है वो ये देखेगी कि कौन कौन सी चीज़ें भाई ये इंश्योर करेगा। तो मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम कुछ अलग अलग तरीके के रोल्स देते हैं। उसमें क्या है, उस रोल में जो एटॉमिसिटी वाली प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी वाला रूल है, उसको कौन इंश्योर करेगा, मेरा ट्रांजेक्शन मैनेजर, ठीक है। कंसिस्टेंसी कौन इंश्योर करेगा, मेरा एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते कौन है, ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपर होते हैं
जो ये राइट करते हैं कोड मट डिफाइन, मतलब क्या है, देखो कंसिस्टेंसी में क्या था, 50 + 50 = 100, मतलब फ्रेंड के अकाउंट का बैलेंस और मेरे अकाउंट का बैलेंस आफ्टर द ट्रांजेक्शन जो उसका सम है वो टोटल उतना ही रहना चाहिए जितना बिफोर द ट्रांजेक्शन था। तो क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो इस तरीके का कोड लिखेगा ताकि वो ये रूल जो है वो इंश्योर कर पाए कि ये रूल फॉलो हो रहा है बिफोर द ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। तो ये काम किसका होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर का। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है, कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। तीसरा होता है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन को कौन करता है इंश्योर, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर वो करता है। इसको आप बोल सकते हैं ट्रैफिक कॉप है, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना, हेलमेट नहीं लगाया उसको पकड़ लेते हैं, उसी तरीके क्या होता है, ट्रैफिक कॉप होता है। तो ट्रैफिक कॉप क्या करता है, लॉकिंग रोज ऑफ डेटा सो टू ट्रांजेक्शन डोंट बम्प इनटू ईच अदर। तो वो क्या था, आइसोलेशन सिंपल सा प्रोसेस था कि 4 लोग सेम टाइम पर उस डेटाबेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पर हमें क्या था कि हमारे ट्रांजेक्शन अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ठीक है, अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होना है ताकि इसका इफेक्ट इस पर ना आए, इसका इफेक्ट इस पर ना आए, इसका इफेक्ट किसी एक दूसरे पर ना आए, ठीक है। तो इसको क्या है, तो ये कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर है, वो ये इंश्योर करता है कि ये इस पे ना आए, वो इस पे ना करे, इसको चेक करने का काम यही होता है। इसको आप बोल सकते हैं ट्रैफिक को, जो ही चेकिंग करता रहता है पहले ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दूसरे ट्रांजेक्शन पे ना आए और दूसरे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तीसरे ट्रांजेक्शन पे ना आए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी ये होता है हमारा, ड्यूरेबिलिटी कौन इंश्योर करता है, रिकवरी सिस्टम, ठीक है। सपोज करो मेरा ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, और पेटीएम का कोई सर्वर होगा, पेटीएम का सर्वर बना रखा, पूरी बिल्डिंग में बना रखा, वो क्या हुई, अर्थक्वेक आया, वो बिल्डिंग पूरी ब्लास्ट हो गई या पूरी टूट गई वो बिल्डिंग। अब हमारा जो ट्रांजेक्शन था, जो ठीक है, हमने ट्रांजेक्शन कर रखा था अपने दोस्त में, तो वो ट्रांजेक्शन ब्लास्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कल के दिन क्या होता है, तो कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपनी रेप्लिकास बना के रखती हैं, जिसमें हम अच्छे से सिस्टम डिज़ाइन पढ़ेंगे, हम नो सीक्वल डेटाबेस पढ़ेंगे, वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि क्या करती हैं कंपनीज, कंपनी अपनी डेटाबेस है, जैसे एक बिल्डिंग ये हुई, पेटीएम की एक बिल्डिंग ये थी, सेकंड बिल्डिंग उसने कभी दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पे बना के रखी हुई, तीसरी बिल्डिंग उसने तीसरी जगह पे बना के रखी हुई। इनके जो फर्स्ट बिल्डिंग है अगर ब्लास्ट हो जाए या कुछ उसमें टूट जाए वो, तो बाकी 2 बिल्डिंग में इसके रेप्लिकास होंगे, तो जो यहाँ पे जो डेटा था उसका डेटाबेस यहाँ पर भी होगा, उसका डेटाबेस यहाँ पर भी हो, तो वो यहाँ से रिकवर कर सकता है। तो क्या है, रिकवरी सिस्टम ये इंश्योर करता है कि अगर एक सिस्टम ब्लास्ट हो गया तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, वो आपकी वैलिड रहे। ये नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन ही खत्म हो जाता, आपको ये कभी बोले ना कि ट्रांजेक्शन आपके हुए भी थे। आप देखते भी होंगे कि 10 दिन बाद आप आते हो ट्रांजेक्शन वो सेम टू सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुए। अब हमें एसेट प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट एंड सेफ्टी, ठीक है। मतलब क्या है, यू नो योर डेटा वोंट गेट रैंडमली करप्टेड और लॉस। मतलब क्या है, ये इंश्योर करता है ट्रस्ट एंड सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारा डेटा रैंडमली कोई करप्ट ना कर पाए या हमारा डेटा कभी लॉस्ट ना हो, ठीक है। ऑर्डर आउट ऑफ केओस, इसका मतलब क्या है, इट अलाउज थाउजेंड्स ऑफ यूजर टू यूज द ऐप एट द सेम टाइम विदाउट डेटा कोलाइडिंग और डुप्लीकेटिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा डेटाबेस है तो मेरा डेटाबेस में 1000 लोगों को एट द सेम टाइम अलाउ करूंगा ताकि वो डेटाबेस मेरा वो अपना जो भी अपना ट्रांजैक्शन है या कुछ भी उनको काम करना हो उसको एक्सेस कर सकें, यानी मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकें और उसमें रीड राइट ऑपरेशन जो भी करना हो सेम टाइम पे कर सकें, ठीक है। तीसरा है कैश प्रूफ्स। कैश प्रूफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ द हार्डवेयर फेल्स द डेटा सर्वाइव्स, ठीक है। अगर मेरा हार्डवेयर फेल होता है, मतलब मैंने बताया था अभी ऊपर का एग्जांपल कि अगर पेटीएम की बिल्डिंग वो ब्लास्ट हो जाती है या कुछ उसमें गिर जाती है तो क्या है, हमारा डेटा सेफ और सर्वाइव रहेगा, यानी सर्वाइव करेगा इवन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, क्योंकि उनकी क्या है, रेप्लिका बन रखी होती है, ठीक। अब क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एसेट प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है तो वाई डजंट एवरी डेटाबेस यूज इट, ठीक है। सारे डेटाबेस हैं, जैसे मान के चलो अब तो वेक्टर डेटाबेस ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्योंकि हम एमएल वगैरह की वर्ल्ड में रह रहे हैं, एआई के एरा में रह रहे हैं, तो वहाँ पर जनरली माई सीक्वल रिलेशन डेटाबेस यूज़ नहीं होते, वहाँ पर जनरली नो सीक्वल डेटाबेस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है वो थोड़ा फास्ट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू जितने रिलायबल सीक्वल डेटाबेस होते हैं उतने रिलायबल नो सीक्वल डेटाबेस कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिलायबल नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पर उसकी रिलायबिलिटी आप 100% मानोगे अगर आप सीक्वल डेटाबेस को, वहाँ पर बोल सकते हो 95% रिलायबल होते हैं,
लेकिन क्या है, उनकी स्पीड तेज़ होती है। मतलब कुछ एक्सेस करना चाहें डेटाबेस से तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो बैक टू अवर कंसेप्ट, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एसेट प्रॉपर्टी क्या हो, क्योंकि इतने मल्टीपल ऑपरेशन चल रहे होते हैं बैकएंड में, तो क्या है थोड़ी स्लो हो जाता है और थोड़ा हैवी भी हो जाता है। ठीक है, अगर हम सारे में छोटा सा एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, उसमें सारे रूल अगर ये फॉलो हो रहे हैं तो क्या होगा, जो पीछे जो यूज़र बैठे हैं, मतलब क्या करो, ये मेरा फ्रेंड बाय था, इस बाय को एक्स जो ट्रांजेक्शन 50 रुपये किया था, ये इतना टाइम ले रहा है, तो जो जेड और डब्ल्यू हैं वो तो वेट करते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इनका वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एसेट प्रॉपर्टी इस केस में ये एज अ डिसएडवांटेज बन के निकल के आती है। ये क्या है, ये क्या इतना टाइम ये रूल फॉलो करने में ले लेता है एक ट्रांजेक्शन में कि बाकी ट्रांजेक्शन टाइम पर एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। दूसरा क्या है, लेकिन हाँ, ट्रांजेक्शन एक करेगा वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा, ये कन्फर्म। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ट्रैफिक जैम्स यानी डेडलॉक, बिकॉज आइसोलेशन लॉक्स द डेटा while someone is using it, अदर यूजर समटाइम्स हैव टू वेट इन लाइन। मतलब क्या था वहाँ पे आइसोलेशन में, क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग थे जो सेम टाइम पे इससे ट्रांजेक्शन कर रहे थे, 1 2 3 इन तीनों से सेम टाइम पे ट्रांजेक्शन कर रहे थे इस डेटाबेस से। ठीक है, तो क्या हुआ, हो सकता है आइसोलेशन ने तो क्या किया था, इसको लॉक कर रखा था, इसका भाई लॉक कर रहा था कि तेरा इफेक्ट किसी और पे ना आए, तो इसलिए मैं तेरे को लॉक करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, बाकी लोग लाइन में लगे हुए थे। ठीक है, इफ द सिस्टम गेट कंफ्यूज अ ट्रांजेक्शन कैन स्टक वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर। देखो क्या रहता है, एक डेडलॉक कॉन्सेप्ट होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है, वो एक ट्रांजेक्शन के लूप में ही फंस जाता है, ये ट्रांजेक्शन ही फंस जाएगा, डेडलॉक वाली कंडीशन आती है। ठीक है, ना ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ना ये ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन ना सक्सेसफुल हो रहा है और ना ये फेलियर हो रहा है। अगर दोनों चीज़ नहीं हो रही हैं तो डेटाबेस क्या है, इसको टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच नहीं पाएगा, यानी ट्रांजैक्शन मेरा टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच नहीं पाएगा। इस केस में क्या होगा, जो मेरा डब्लू और जेड थे वो बेचारे वेट करते रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ट्रैफिक जैम्स लगने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है जब हम एसिड प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, हार्ड टू स्केल। ठीक है, आप जब भी देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े डेटाबेस है, जैसे ट्विटर हुआ, अभी तो वो एक्स बन चुका है, या फिर बाकी डेटाबेस आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, इसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डेटा स्टोर होता है इनके डेटाबेस में। ठीक है, और रियल टाइम में स्टोर होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर मैं कोई नया इंस्टाग्राम में नया ट्विटर में बना रहा हूँ, और उसमें क्या है, स्ट्रिक्ट एसेट प्रॉपर्टीज में क्या बोलते हैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब उसमें तो क्या है, बिलियंस ऑफ डेटा आ रहा है, और बिलियंस ऑफ डेटा आ रहा है तो टाइनी टाइनी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस टाइनी टाइनी या छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में बार बार एसेट प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है ना, लाइक्स हो, मतलब किसी ने लाइक किया तो उस पर भी है ना ऐसे प्रॉपर्टी ने लगा दी, किसी ने रीट्वीट किया उसमें हमने ऐसे प्रॉपर्टीज लगा दी है। ठीक है, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ज़रा ज़रा पे एसिड प्रॉपर्टी लग रही है, तो क्या होगा, सर्वर ओवरवेल्म हो जाएगा इतनी रिक्वेस्ट से। ठीक है, ओवरवेल्म हो जाएगा, मतलब इतने सारे डेटा को प्रोसेस करते करते सर्वर क्या है, क्रैश होने के उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही ट्रांस है ना ये चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज बाय, मतलब क्या है, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे सर्वर क्रैश होने की कंडीशन में आ जाएगा, तो क्या है, ये चीज़ें फिर जो सर्वर क्रैश हो गया तो बर्बादी है। ठीक है, और आज आपके टाइम में, आज के टाइम में आप देख लो, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि मेरा सोशल मीडिया 10 मिनट के लिए भी डाउन हो। इवन उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ उसमें एंट्रीज चेंज हो रही हैं, मिलियंस ऑफ रियल टाइम डेटा उसमें एंटर हो रहा है, लेकिन आप ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो ये वाला रिस्क कभी ये सोशल मीडिया कंपनी से बड़ी कंपनी नहीं लेना चाहेंगे कि उनका सर्वर बार बार मेंटेनेंस पे जा रहा है, बार बार डाउन हो रहा है, तो वो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, बैंकिंग सर्वर को इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कभी देखोगे ना कोई रियल लाइफ एग्जांपल में, तो बैंकिंग सर्वर 12 बजे से रात को 7 बजे तक क्या है, अपनी मेंटेनेंस स्टेज में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसेट प्रॉपर्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। इसलिए आज आज के टाइम में बहुत सारे बैंकिंग जो बैंक्स हैं वो अभी भी रिलाय करते हैं अपने सीक्वल डेटाबेस पे, क्योंकि क्या है, वो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन वहाँ पे मैटर करता है कि आपका डेटाबेस सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या चाहिए, रियल टाइम में उनको डेटा देना है, यूज़र अगर उसको डिमांड करता है, उसमें अगर इतने हर चीज़ पे लाइक्स पे भी अगर मैं ऐसे प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या है, उनको दिक्कत हो जाएगी इस चीज़, क्योंकि उनका क्या है, सिस्टम स्लो हो जाएगा, और सिस्टम आज के टाइम में कोई स्लो बर्दाश्त नहीं करती है, ये जो बड़ी कंपनी होती है।
तो ऑलराइट गाइस, तो ये मेरा था आज एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन। हाँ, डिस्कशन थोड़ा डीप था, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, हमने एवरी प्रॉपर्टी को इन डिटेल कवर किया है विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रियलिटी में क्या होता है उसके थ्रू कवर किया है। आई होप नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें कवर करेंगे। थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच।